तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम। इन तीनों के बारे में हम पूरी आसानी से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो पहला टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम हिंदी में प्रायः अंतःप्रद्रव्य जालिका भी कहते हैं, और आपको किताबों में और जो भी जितने भी नोट्स होते हैं उसमें इसे शॉर्ट फॉर्म में ER के रूप में दर्शाया जाता है। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चलिए जानते हैं क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या क्या है इसके कार्य, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ एंडोप्लाज्मिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला इंडो का मतलब होता है किसी भी चीज़ के अंदर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में भी साइटोलॉजी, जिसमें कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो किसके अंदर? कोशिका के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर। और प्लाज्मिक का मतलब होता है, प्लाज्मा मतलब एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली होती है जिससे कुछ चीज़ें आ जा सकती है। और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि जाल, यानी कोशिका के अंदर ऐसा नेटवर्क, ऐसा जाल है, ठीक है, वही होता है हमारा अंतःप्रद्रव्य जालिका। और क्या होता है ये जाल और कैसे होता है, किन के बीच में होता है, ये सारी चीज़ें आइए हम जानते हैं। देखिए, हमारे सेल कुछ इस प्रकार से होते हैं, आप सभी जानते हैं। और सेल के बाहर क्या होता है? वह होता है हमारा कौन सा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका के बाहर वाले आवरण को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ द सेल वो कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। और आपको पता है कि बीच में केंद्रक भी होता है, और केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में कुछ ऐसी इस तरह की कुछ संरचनाएं होती है जो बिल्कुल एक नेटवर्क, एक जाल की संरचना की तरह होती है, और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। इसे ही हम अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारी झिल्लियों का जाल है। कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के बीच में होता है। आपको मैंने समझाया था, मान लीजिए ये हमारा, ठीक है, क्या कोशिका है, ठीक। यहाँ पे जो केंद्रक है और केंद्रक के बाहर वाली झिल्ली और कोशिका के अंदर वाली झिल्ली के बीच में जो इस तरह से रहता है जाल, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसे सबसे पहले किसने देखा, ठीक है, और किसने खोजा। तो वह खोजा था ग्रीनियर नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है, फैक्ट है, वन लाइनर आपको याद रखना पड़ेगा। और इस वर्ड को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द को किसने दिया? तो यह पोर्टर ने दिया था। यह साइंटिस्ट ने इस वर्ड को दिया था, खोज किया था इसने, लेकिन नाम इसने रखा था। अब प्रकार की बात करते हैं, यानी कि टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये दो टाइप्स के होते हैं मेनली, ठीक है। एक होता है रफ, यानी कि खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये केंद्रक के आसपास रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर केंद्रक है और ये केंद्रक की झिल्ली है, ठीक है, और इस तरह से कोशिका रहता है और कोशिका के बाहर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है हमारी संरचना, ये केंद्रक के पास रहता है, इसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ वाले जो होता है, दूर वाले होता है, उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो केंद्रक के पास होता है, इसकी सतह पर कुछ दानेदार कणें पाई जाती है। इस कण को बोलते हैं हम राइबोसोम। अब अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछा जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाने वाले दानेदार कण को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राइबोसोम। या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, ठीक है। तो यह ज़्यादा अस्थाई यानी कि स्टेबल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ केंद्र के पास ज़्यादा रहेगी वह केंद्र से पास रहने के कारण वह ज़्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, तुलना में जो उससे दूर रहेगा। इसके ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। और राइबोसोम का क्या कार्य होता है? वह प्रोटीन बनाने का कार्य होता है। ये VVI है, आप स्टार मार लीजिए या लिख लीजिए अपने नोट में
कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाने का काम होता है। ये तो बात होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, यह चिकनी होती है। इससे चिकनी बोले तो इससे खुरदुरी तरह नहीं होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है इससे। ठीक है, यह कोशिका झिल्ली के पास रहती है। अब सभी को बताया मैंने भी, यह कम अस्थायी होती है। मतलब कहने का मतलब है यह केंद्रक से दूर रहने की वजह से यह कम अस्थायी होती है। इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि स्मूथ होती है चिकनी, इस पर कोई ऊपरी सतह पर कण नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है काम, ये करता है लिपिड्स का सिंथेसिस करने में। वसा का सिंथेसिस कहाँ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, ऐसे हिंदी में कहा जाता है लाइपोकॉन्ड्रिया या लिपोकॉन्ड्रिया। ये वाला कंफ्यूज करता है बच्चों को, खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो लाइसोसोम तो जानते हैं, पर लिपोकॉन्ड्रिया का नाम कभी नहीं सुनते हैं। वो सीधा एग्ज़ाम हॉल में इन सभी नामों से परिचित होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गोल्जी काय का ही दूसरा नाम है लाइपोकॉन्ड्रिया या लिपोकॉन्ड्रिया। इसे सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, वह किया था कैमिलियो गोल्गी ने। ठीक है, इसी के नाम पर इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स रखा गया। और इस यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका कहने से मतलब है कि जिसमें केंद्रक पाए जाते हैं, जो मतलब हाई क्या बोले तो एक हाई लेवल एडवांस जो कोशिका बोल सकते हैं हम उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के तात्पर्य हो गया कि पादप और मानव दोनों आएंगे इसमें। ठीक, लेकिन पादप कोशिका मतलब लेकिन पादप जगत में इनका नाम हो जाता है डिक्टियोगेमस। ठीक है, मनुष्यों या एनिमल में अगर ये पाया जाता है तो इसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन अगर यह प्लांट में पाया जाए तो इसको डिक्टियोगेमस के नाम से जाना जाता है। जबकि मनुष्यों या एनिमल में बोले तो यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रूप में। इसकी लोकेशन देखें तो यह केंद्रक के पास होता है। ये हमारा केंद्रक हो यहाँ इसी के पास इस तरह से कुछ रहता है उसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इनका कार्य देख लेते हैं। इनका कार्य प्रोटीन का सिंथेसिस करना। प्रोटीन का सिंथेसिस जो हुआ रहता है उनका पैकिंग करना इनका काम होता है। ठीक है, प्रोटीन जितने भी हमारे शरीर के हमारे सेल में बनते हैं उन सभी प्रोटीन का ना पैकिंग करने का काम कौन करता है, यह करता है हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये याद रखना है, जिसकी वजह से इसे ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। सेल का ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। और सेल का बंडल किसे भी कहा जाता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। और यह हेल्प करता है टीआरएनए को यह हेल्प करता है। ठीक है, और इसे मदर ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, किसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि यह पैकिंग करता है। आप सभी जानते हैं कि घर में हम जब भी कहीं जाते हैं तो मम्मी हमारा पैकिंग करके देता है, यह पैकिंग करती है। ठीक उसी तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वह सेल के जितने भी प्रोटीन होते हैं उन सभी का पैकिंग करता है ये, यानी कि एक जगह लाने का कार्य करता है, इसीलिए इसे मदर ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या होता है ये जानो। देखो, राइबो का मतलब होता है आरएनए और प्रोटीन, और सोम का मतलब होता है ग्रेन्यूल कण, यानी कि वैसा कण कोशिका के अंदर में वही कण है जो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रहता है, उसे हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, और ये जो है राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। यह मैंने आपको अभी आगे भी बताया हूँ। ठीक है, इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, राइबोसोम का। इसका खोज किसने किया, तो इसे खोजा सबसे पहले पेलेंड नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसे यूनिवर्सल कॉमेंट ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी कि वैसा ये एक वैसा चीज़ है जो हर चीज़ में हर कोशिका में पाया जाता है, चाहे वह यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, ये सभी में पाया जाता है। कौन, राइबोसोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसमें राइबोसोम में कोई कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है।
इसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल यानी कि कोशिकाओं सबसे छोटी जो होती है वह राइबोसोम है किसी भी कोशिका का। आपसे ये पूछ दे कि कोशिका की सबसे छोटी कोशिकाओं कौन सा है या कोशिका का अंग कौन सा है, तो वह हो जाएगा राइबोसोम। और सबसे बड़ा पूछे तो वह हो जाएगा न्यूक्लियस, और सेकेंड सबसे बड़ा पूछे तो वह हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसमें कि 10,000 राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैमल्स यानी कि जितने भी स्तनधारी हैं उनके एक कोशिका में लगभग 10 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं। सोच सकते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में इसके दो प्रकार के होते हैं, एक 17S एक 18S। एस यहाँ पे एक मापदंड है। ठीक है। अगर आप बहुत डीप में पढ़ोगे तब इसके बारे में अच्छे से जानोगे, अभी आप इतना भी जानो तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है। इसमें दो दो होते हैं इसके पार्ट, कौन? 17S एक 18S। 17S के फिर दो सब टाइप होते हैं, एक 15S एक 13S, और 80S के भी दो टाइप होते हैं, एक 40S एक 16S। देखो ये सब टाइप है, इसके जोड़ इन दोनों को जोड़ने से आपको 70 नहीं आएंगे दोनों, क्योंकि सब पार्ट हैं। ठीक है। इसीलिए देखो देखो mRNA जो राइबोसोम के दो यूनिट के बीच क्या होता है, mRNA होता है और मैग्नीशियम होता है। एक इस तरह से हो गया, एक इस तरह से हो गया। अभी मैंने आपको सब पार्ट पढ़ाया, 13S एक 15S। इन दोनों के बीच में इस तरह से जो होता है उसे हम कहते हैं क्या, mRNA कहते हैं। इन दोनों के बीच में होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि राइबोसोम के दो यूनिट के बीच में कौन होता है, तो mRNA होता है। ठीक है। जब बहुत सारी राइबोसोम mRNA के थ्रू आपस में जुड़ते हैं तो उस संरचना को पॉलीसेम्स कहते हैं। पॉलीसेम्स से क्या कहलाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहलाता है। इस तरह से है, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से पूरी संरचना बन जाए तो उसे हम पॉलीसेम्स कहते हैं। और यह क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का यूनिट है। ठीक है। अब देखिए आप कि 17S जो इतने भी हैं वो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे, लेकिन 18S दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है। अब राइबोसोम को क्या कहते हैं, हम राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि यह क्या कर रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन को बना रहा है। ठीक। अब आ जाते हैं हम माइक्रो बॉडीज, सूक्ष्म कण। देखो हमारे कोशिका जितने भी होते हैं उन सभी में कुछ कुछ ऐसे ऐसे कण होते हैं जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं, पर उनके कार्य देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो कि बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ होती है हमारी कोशिकाओं में। ठीक है। और ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में देखा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं देखा जाता है। अमीबा में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ही मिलेगा। और ये कैसे बनते हैं, तो जब गोल्जी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ब्रेकडाउन होता है उसी से यह सूक्ष्म कणों का निर्माण होता है कोशिका के अंदर। इसका साइज की बात करें तो इसका साइज 0.3 से लेकर 1.3 नैनोमीटर का होता है, बस इतना छोटा। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, सूक्ष्म कण 3 तरह के होते हैं। एक स्फेरोसोम्स, एक होता है ग्लाइकोसोम्स, एक होता है प्रियोक्सियोसोम्स। ठीक है। स्फेरोसोम को खोज किया था बर्नर ने। यह केवल प्लांट में ही पाया जाता है, यानी कि पादप जगत में ही पाया जाने वाला है ये। ठीक है। जबकि ग्लाइकोसोम क्या है, यह प्लांट में ही केवल पाया जाता है ये भी, लेकिन इसमें क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। बीटा ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि फैट वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, उसे हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है। और स्फेरोसोम में क्या होता है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। कहाँ पे, प्लांट में, एनिमल में। यह चीज़ कहाँ हो रहा था, यह हो रहा था लाइसोसोम में। और लाइसोसोम में क्या था, हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं, सॉरी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता था जो ब्रेक डाउन कराता था, और यही काम करता है यहाँ पर स्फेरोसोम। ठीक है। प्लांट सेल का इसीलिए लाइसोसोम भी कहते हैं। ठीक है। अब बचता है प्रियोक्सियोसोम, इसका खोज किया था रूडी ने, या दोनों में पाया जाता है। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना। आप सपोर्ट करो, हम आपके लिए ऐसी और अमेजिंग और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है यार, सपोर्ट दिखाओ आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।